क्लास। आज से हम 10th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। समीकरण मीन्स इक्वेशन, तो इसका नाम हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी बुक में क्या क्या दिया गया है उनको अच्छे से। ये कह रहा है कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करें। कैसे? गर्मियों में कमरे के ताप पर अगर आप दूध को खुला छोड़ दो तो। दूसरा है, लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल यानी ह्यूमिडिटी, नमी वाली जगह जो हो वहाँ खुला छोड़ दिया जाए। अंगूर को, अंगूर का रस निकाल के या अंगूर के जो अंगूर ही होता है उसको ही आपने कहीं पर रख दिया। ठीक है, और भोजन को हम क्या करते हैं, पकाते हैं। हमारे शरीर द्वारा भोजन को पचा लेना और हमारा सांस लेना। ठीक है, तो ये सारी क्रियाओं में आप देखोगे कि कुछ ना कुछ क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर हम गर्मियों में कमरे के ताप पर अगर हम दूध को खुला छोड़ दें तो गर्मियों में क्या होता है, गर्म होता है, तो जिस कारण दूध क्या होता है, आपका फट जाता है। ठीक है, दूध चेंज किस में हो जाता है, दही में चेंज हो जाता है। ठीक, फिर लोहे में क्या होता है कि अगर हम लोहे की कील को या लोहे की कोई भी सामान है उसको हमने बाहर रख दिया है, तो अगर नमी है बाहर आपके वायुमंडल में तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। आपने देखा होगा हर भूरे भूरे रंग का, तो उसे जंग कहते हैं, वो जंग लग जाता है। ठीक है, अंगूर को अगर आप रख दें बहुत देर तो वो सड़ जाता है, यानी किड़वन यानी सड़ जाता है। या अंगूर से जो शराब वगैरह बनाई जाती है वो भी उसको सड़ाकर किड़वन के द्वारा ही बनाई जाती है। फिर भोजन को हम पकाते हैं, देखो चावल हो गया, गेहूँ को हम पीस कर फिर आटा गूँथ कर उसकी रोटी बनाते हैं, फिर अलग अलग टाइप की दिखती है वो। ठीक है, रोटी बनाते हैं। फिर दूसरा है भोजन, हाँ ठीक है, भोजन पकाया जाता है। फिर हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, यानी हम दाल, रोटी, सब्जी, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ खाते हैं और हमारा शरीर क्या करता है, उसको अच्छे से पचा लेता है। ठीक है, यानी उसको चेंज कर देता है। फिर है हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो इन सारी क्रियाओं में क्या हो रहा है, आप देख रहे होगे जैसे दूध किस में बदल गया, दही में बदल गया। तो दही को आप वापस दूध में नहीं बदल सकते। फिर है लोहे में अगर आपकी जंग लग जाए तो उस जंग से आप दोबारा लोहा नहीं बना सकते। अंगूर का किड़वन हो जाता है, अंगूर अगर आपके एक बार सड़ चुके हैं या अंगूर का रस निकाला आपने, उससे आपने शराब बना ली, वाइन बना ली, तो उस वाइन को आप दोबारा से अंगूर जैसा नहीं बना सकते। भोजन पकाया जाता है, एक बार भोजन पक गया, आपकी रोटी बन गई, आपने दाल सब्जी सब बना ली, तो आप दोबारा से उसे उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। पकी हुई रोटी को आप दोबारा से गुथा हुआ आटा नहीं बना सकते या गेहूँ नहीं बना सकते। वैसे ही हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हमने रोटी खाई और उसको फिर वो पूरी पाचन क्रिया में, 9th में पढ़ा होगा आपने कैसे भोजन का पाचन होता है। तो उस भोजन में क्या होता है, आपकी जो भोजन में हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होता है, ये सब अपने सरल तत्वों में टूट जाते हैं, यानी बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, तो वापस से आप उसे वो नहीं बना सकते। ठीक है, फिर हम सांस लेते हैं, हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो ये भी क्या है, ये सब जो आप देख रहे हो ये सब आपकी क्या है, अभिक्रियाएं हैं। क्या है, अभिक्रियाएं। यानी इसमें आप होता कुछ समान है, यानी कुछ समान से तो आपका दूसरी नई चीज़ बन जाती है कुछ केमिकल रिएक्शन करके। कई बार आपने नॉर्मली सुना होगा, घर पे कहता है अरे रिएक्शन कर गई वो चीज़, यानी कि क्या हुआ, कोई अभिक्रिया हुई। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो रिएक्शन यानी कि कोई अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, उसने अपना भौतिक स्वरूप चेंज कर लिया और केमिकली भी क्या गया, वो चेंज हो गया है। ठीक है, आपने इससे पहले पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन, दो टाइप के अपने परिवर्तन पढ़े होंगे, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता था कि जिसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना और दोबारा से अगर वो अपने पुराने वाली अवस्था में आ जाए तो वो भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन अगर केमिकली चेंज हो गया है वो, जैसे कि दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा आपका, जैसे कि बर्फ़, पानी है, बर्फ़ है आपकी, बर्फ़ पिघल के पानी बन गई, पानी को दोबारा से आप जमा दो तो फिर से बर्फ़ बन गई। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। तो अब हम देखेंगे कि ये जो बड़े बड़े परिवर्तन हैं आपके, अलग अलग टाइप के परिवर्तन होते हैं, इनको इनको ये किस प्रकार होते हैं, क्या इनकी अभिक्रियाएं होती हैं और कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तथा हम उन्हें इक्वेशंस यानी सरल रूप में कैसे लिखते हैं। साइंस में हम सारी चीज़ें हैं उनको सिंपल और काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखना भी सीखते हैं। ठीक है, कि बड़ी बड़ी जो इक्वेशंस हैं उनको हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में डिनोट कर दे। जैसे कार्बन है, कार्बन को हम कार्बन इतना बड़ा ना लिख के अगर हम सी लिख दें, कोई साइंस का बच्चा है उसे पता है कि सी का मतलब क्या होता है, कार्बन होता है। ऐसी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आप ऑक्सीजन ना लिख के हम सिर्फ ओ लिख दें तो ओ से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को डिनोट करते हैं, पता है कि ओ से ऑक्सीजन डिनोट होता है। उसी प्रकार से सल्फर हो गया आपका, फास्फोरस हो गया और आपका एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है,
तो ऐसी चीज़ें हम क्या करते हैं सिंपलर फॉर्म में। तो उसी प्रकार जो बड़ी बड़ी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको सिंपल तरीके से दर्शाना, सरल रूप में दर्शाना क्या कहलाता है आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे कि आपकी किताब में और क्या क्या दिया है, कैसे कैसे समझाया गया है। देखो इसमें एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि हमने क्या लिया है। पहले तो मैं समझा देती हूँ कि इस चित्र में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं आप लोगों को। ठीक है, देखो ये तो आपका बर्नर है, इससे पहले भी हमने देखा था। ये बर्नर हो गया आपका। ये वॉच ग्लास कांच का होता है। एक ये हमने क्या लिया, चिमटा। ऐसे आपको लैब में देखा होगा आपने, ये चिमटा ऐसे पकड़ने वाला होता है, उसमें हमने चिमटा पकड़ लिया। और ये क्या जला रहा है, ये जला रहे हैं मैग्नीशियम का रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन है वो जला रहे हैं। तो जब हमने इस मैग्नीशियम के रिबन को जलाया तो आपने देखा कि इसकी राख हमने कहाँ इकट्ठी कर ली, वॉच ग्लास में इकट्ठी कर ली। और जो ये वॉच ग्लास में वाइट वाइट देख रहे हो ये, तो ये क्या बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें हुआ क्या कि जो आपकी मैग्नीशियम थी उसने अभिक्रिया करी ऑक्सीजन से और ये बन गई आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको अभी हम और सिंपल तरीके से समझेंगे। देखो ये एक्सपेरिमेंट समझ गए ना आप। इसमें क्या किया, एक हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको चिमटे की सहायता से पकड़ा और उसे बर्नर से जलाया। तो क्या हुआ, नीचे आपको एक वाइट कलर का पाउडर मिल गया जो आपका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, ठीक। अब देखो, सॉरी ठीक है। अब देखा कि हमने जब इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो हम देखेंगे कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन जल जाता है। दहन होना मतलब जल जाना। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो गया, एक सफ़ेद कलर का चूरा मिल गया आपको। यह क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये क्या है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ये बनता है। तो अगर आप इसे लिखेंगे तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे इसे ऐसे, मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, फिर ऐसे एक डैश लगा दिया और इसको बोला हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसने ऐसी आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया है कि एक शंकुआकार फ्लास्क लिया है। देखो ये शंकु के आकार का फ्लास्क लिया है। इसमें हमने क्या किया, ये हमने ऊपर से कॉर्क लगा दी, कॉर्क में कांच की नली लगा दी। ठीक है, और यहाँ पे इसमें हमने लिया है दानेदार जस्ता दिया है और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है आपका, याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, अब ये तनु कह रहा है, तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है तनु, कोई भी विलयन आपका दो प्रकार का होता है, तनु या सांद्र। तनु का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, यानी वो बहुत गाढ़ा नहीं है। और सांद्र का मतलब है कि उसमें पानी की मात्रा कम है और वो गाढ़ा है। ठीक है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया हमने। तो जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिस्ते लेते हैं तो इसमें क्या होता है, ये आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर हाँ, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि तीनों परीक्षणों में हम देख रहे हैं कि किसी में अवस्था में परिवर्तन हो गया, कहीं आपके रंग में परिवर्तन हो जाता है, कहीं गैस का निकासन या उत्सर्जन होता है, कहीं तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है तो यहाँ पे हीट भी अमिट होती है, हीट भी निकलती है, हीट का उत्सर्जन भी होता है। तो अगर आप इस फ्लास्क को ऐसे टच करोगे तो आपको ये क्या गर्म महसूस होगा इसमें। ठीक है, तो तापमान में ही परिवर्तन होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि कई चेंजेस आ जाते हैं। अवस्था में चेंज हो जाता है, ठोस से द्रव में बदल सकता है, द्रव से चीज़ें गैस में बदल सकती हैं, रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, गैस का निकास या उत्सर्जन होता है और तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे आसपास के परिवर्तन है। तो ये हमारे आसपास क्या हो रही है, विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही हैं। तो इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और इन्हें हम किस प्रकार, साइंस में इन्हें किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार इन्हें समझा जाता है। ठीक है, सिंपल तरीके से। अच्छा, एक ये भी देख लो, एक परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लिया हमने।
लेड नाइट्रेट का घोल लिया और उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है आपका PbNO3 का होल ट्वाइस, याद रखना। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है आपका PbNO3 का होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट हो गया। इसमें हमने मिला दिया क्या, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के पोटेशियम आयोडाइड। तो ये मिलकर बनाता है आपका लेड आयोडाइड PbI2। ठीक है, तो ये लेड आयोडाइड बनाता है आपका, ये होता है आपका सॉलिड में, ये होता है आपका एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी का सॉल्यूशन, पानी के साथ मिक्स करके, ये भी पानी के साथ मिक्स करके, और आपको मिलता है PbI2 सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, PbI2 ये येलो कलर का आपको क्या बोलते हैं, येलो कलर की PPT मिलेगी आपको। ठीक है, येलो कलर की क्रिस्टल टाइप के मिलेंगे, इस टाइप का चूड़ा टाइप का, वो आपको येलो टाइप की PPT मिलेगी। ठीक, तो इसमें क्या आपके कलर में परिवर्तन हो गया और आपने एक्वस यानी पानी के सॉल्यूशन लेते द्रव लिया था और आपको क्या मिला, सॉलिड मिला। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कई प्रकार के चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है। हमने पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लिया था ना हमने, मैग्नीशियम का रिबन लिया था, उसको जलाया और हमें यहाँ पे कैसा चूरा मिला, वाइट कलर का चूरा मिला, जिसका नाम हमने क्या रखा, जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और किस किस से मिला था, मैग्नीशियम का रिबन लिया था, हवा में जलाया तो हवा में होती है आपकी ऑक्सीजन, जिससे इसने अभिक्रिया करी और क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये देखो जो इस साइड है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये आपका क्या है, इसे हम कहते हैं अभिकारक, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो इससे हमें उत्पाद मिला यानी जो प्रोडक्ट मिला उसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, उत्पाद। ठीक है, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। जैसे कि अगर सिंपल में तुम्हें समझाऊं तो दूध, मिल्क क्या है आपका, मिल्क हो गया आपका अभिकारक। ठीक है, मिल्क, इसमें टेम्परेचर बढ़ा या आपने इसमें दही में जामन डाल दिया, आपने थोड़ा सा दही डाल दिया, नहीं ईस्ट डाल दिया, ईस्ट ने इसमें क्या करी, ईस्ट नहीं, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु बनाता है दूध को दही में। तो ये आपका दूध हो गया, दूध में लैक्टोबैसिलस नाम के आपने जीवाणु डाल दिए, बैक्टीरिया, उससे क्या हुआ है, दही में बदल गया। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला, दही। तो दही क्या है आपका उत्पाद, और दूध जिससे आपने दही को प्राप्त किया वो क्या है आपका अभिकारक या रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, आपस में रिएक्शन करके आपको एक नया प्रोडक्ट देते हैं। ठीक, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इस साइड ये हो गया आपकी। ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ लिखी होती है वो होती है अभिकारक, और राइट हैंड साइड में जो चीज़ लिखी होती है वो होती है आपकी उत्पाद। और जो बीच में आप ये तीर देख रहे हो, ये ये बीच में जो आप ये तीर देख रहे हैं, इस तीर का मतलब होता है कि अभिक्रिया कहाँ से कहाँ की ओर चल रही है, यानी कि किन को मिला के क्या बन रहा है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या बना आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, लिखा भी है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमने इसको पूरा ना लिख के कि मैग्नीशियम की वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, इतना ना लिख के हम शॉर्ट में ऐसे लिख दें तो भी क्या होगा, एक साइंस का विद्यार्थी उस बात को समझ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। अगर किसने इस प्रकार से लिख दिया तो आप समझ जाओगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हुए और क्या मिला आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सरल तरीका है रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाने का। अब देखो इससे भी सरल तरीका है एक, अब जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक समीकरण लिखना। ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को हम क्या लिखते हैं, Mg। हमें पता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं, O2, और यहाँ क्या बन गया आपका MgO। ठीक है, तो ये रासायनिक प्रतीक है, तत्वों के रासायनिक प्रतीक जिनका प्रयोग करके हम अपनी अभिक्रिया को और भी सरल और संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। और ये जो रिएक्शन हो रही है आपकी वो कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, दर्शाने का तरीका समीकरण कहलाता है, और अभिक्रिया होती है यानी जो क्रिया हो रही है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है आपकी। अब देखो इसमें लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमें पता है कि हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है।
तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसको सिंपल वे में समझाती हूँ। इसका मतलब है कि जितने आपके मॉलिक्यूल्स, जितने आपके जो एटम हैं, तत्व के जो एटम, हाँ तत्व के जो एटम है, परमाणु हैं, जैसे Mg इधर O2 और यहाँ बन गया आपका MgO, तो जितने इधर हैं उतने ही इधर भी होने चाहिए। तो देखो ये आपके बैलेंस नहीं है। यहाँ आपका Mg 1 है, यहाँ आपका Mg कितना है 1 है, यहाँ आपके ऑक्सीजन 2 है, यहाँ आपका ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो आप क्या करोगे, अब ऑक्सीजन आपने 2 करने हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 लिखना होगा। 2 लिख दिया आपने, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो अब यहाँ 2 ऑक्सीजन तो हो गए, ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो गए, लेकिन यहाँ कितना Mg बच गया, 2 Mg, और यहाँ कितना है 1 Mg। तो आप क्या करोगे, इस Mg के आगे भी 2 लिख दो, तो आपका क्या हुआ, ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब चेक कर लो, 2 Mg, 2 Mg इधर भी है और 2 Mg इधर भी है, ऑक्सीजन 2 इधर भी हैं, 2 ऑक्सीजन इधर भी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। देखो जैसे इसने एक ये दे भी रखा है कि एक आपको अभिक्रिया दे दी कि जिंक की अभिक्रिया कराई अपने सल्फ्यूरिक एसिड से और आपको क्या मिला, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। दूसरा एक्सपेरिमेंट याद आया, दिखाती हूँ, देखो मैं आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट जहाँ हमने क्या लिया था, दानेदार जस्ता लिया, यानी कि जिंक, क्या लिया, जिंक लिया, और हमने क्या लिया, तनु H2SO4 लिया, और हमें क्या मिल गया, जिंक सल्फेट ZnSO4, और क्या हुआ, H2S गैस पास हुई, रिलीज हुई, ये H2S गैस मिली। तो इसी को हमने क्या किया है, यहाँ पे रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया है। ठीक है, ये अब हमें ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है या नहीं है। तो देखो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपने ऐसे लिख लिया जैसे मैथ में करते हो ना, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितने हैं, 1। ठीक है, राइट हैंड साइड में जिंक कितने हैं, 1। ठीक है, वैसे ही H कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, 2। यहाँ भी H कितने हैं आपके, 2। फिर हाँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, जिंक कितना है, 1, यहाँ भी कितना है, 1। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है आपका, 2, यहाँ राइट हैंड साइड में भी कितना है, 2। सल्फर देख लो, सल्फर आपका कितना है, 1, यहाँ भी कितना है, 1। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 4, यहाँ भी कितने हैं, 4। तो यहाँ क्या है, दोनों चीज़ें आपकी बराबर है, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ये कैसी संतुलित है। तो संतुलित आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग सब समझ गए होंगे अच्छे से। ये देखो इसमें अच्छे से दे रखा है आपको कि कैसे करना है, मैंने भी समझा दिया है। ठीक है, तो ऐसे इसने संतुलित कर रखा है। अब देखो संतुलित करने की जो आपकी ये विधि है, ये जो दे रहा है पहली, कि निम्न समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करें। तो जैसे मैंने सिखाया, या तो आप उसको उस प्रकार से कर लीजिए सिंपल तरीके से, या ये भी ऐसा ही बता रहा है आपको कि बॉक्स बना लो, Fe प्लस H2O का 2 बॉक्स आपने बना लिए, Fe3O4H2। अब यहाँ पे आप लिखते जाओ कि Fe का 1, यहाँ कितने 3, H का कितना हो गया, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ कितने H के, 2, ये H के 2 है ना, तो 2 लिख दिया। यहाँ H के कितने, यहाँ भी 2 है, 2 लिख दिया, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है आपका, 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितने, 4 हैं। ठीक है, अब प्रारंभ में क्या करो, आप इसको संतुलित कर लो। H2O देखो पहले क्या करते हैं, बड़े बड़ों को, जो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है उसको लास्ट में संतुलित करते हैं। पहले Fe वगैरह देख लेते हैं। तो मैं आपको अपने मेथड समझा देती हूँ कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में देखना, पहले जो Fe, इनके अलावा जो भी आपके तत्व होंगे, एलिमेंट होंगे, उनको देख लेना। तो Fe यहाँ 1 है, यहाँ आपके 3 है, तो यहाँ आप क्या करो, इसको 3 Fe कर लो, 3 से गुणा कर दिया तो 3 Fe हो गए, Fe बैलेंस हो गया। अब हमने क्या देखना है, अब हम ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो यहाँ आपके 4 ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है आपका 1 ऑक्सीजन है, तो इसको आपको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 से गुणा कर दो, तो आपने 4H2O कर दिया, कितने हो गए, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए, 4 दूनी 8। इस वाले को इससे, जैसे अगर आपका लिखा है कहीं पे 4H2, तो इसका मतलब कितना कि 4H2, 4 H2 हैं,
H2, 2, 3, ये 4 H2 के मॉलिक्यूल। तो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो 2 दूनी 4, 4 सॉरी 2 + 2 4, 4 2 6, 6 2 8। ठीक है, या तो सिंपल सा ऐसा कर सकते हो कि अगर कहीं पे 4H2 है, कुछ भी लिखा है, या 4Fe2 ही होता है, या इस प्रकार से कुछ भी है, तो अभी यहाँ पे आपको 4H2 है, 4H2, तो इन दोनों को गुणा कर दो। 4 × 2 कितने, 6, यानी कि 6H। यहाँ लेकिन कितने हैं, 2H। तो इसको कितना करोगे, कितने से गुणा करोगे कि आपका 6H हो जाए, तो ऑब्वियसली 3 से गुणा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6H हो जाएगा, तो ये 3। तो देखो अभी आपकी नीचे बैलेंस इक्वेशन दे रखी होगी, ये सही है ना, 3Fe 4H2O, Fe3O4 और 4H2। हाँ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। हाँ सॉरी, वहाँ मैंने तुम्हें गड़बड़ बता दिया था, 4, ठीक है 3 Fe हो गया, 3 Fe इधर हो गया, सॉरी बच्चों, वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। वो 3 से नहीं, 3 दूनी तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपके 4H है ना, हाँ 4 हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो 4 से किया आपने, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। अब आपको 4 दूनी 8 आपके यहाँ पे हाइड्रोजन एटम हो गए, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, 4 दूनी 8, 4 से गुणा कर दो, तो ये आपकी क्या हो गई, संतुलित हो गया। और इस प्रकार जो आपने संतुलन करा उसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। आपको संतुलित करना आना चाहिए, बाकी और ज़्यादा कुछ मैटर नहीं है इसमें। तो आप इसको संतुलित करने का प्रयास करना। देखो आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें आपको कई सारे, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है ना आपका, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो पहले इसको लिखना इस रासायनिक समीकरण के रूप में। जैसे मैंने बताया, हाइड्रोजन का क्या हो गया, H, क्लोरीन का हो गया आपका Cl, तो क्या बन गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। तो अब इसको देखना संतुलित है कि नहीं। अब देखो ये संतुलित है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 1, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 1, क्लोरीन के कितने हैं, 1, यहाँ भी कितने हैं, 1। तो ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस्ड है, संतुलित है। इसी प्रकार से बाकी भी करोगे, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इन सबको करने की कोशिश करना। अगर नहीं आएगा तो फिर मुझसे कमेंट में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।